अतिचारी बृहस्पति अगले 8 वर्षों में विश्व में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। इसको और सरल भाषा में बताऊं तो अगले 8 वर्षों में 2025 से लेकर 2033 तक बृहस्पति अतिचारी यानी फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहेगा। तब इस दुनिया में क्या होगा, आज हम दुनिया की बात कर रहे हैं, आपकी राशि की बात नहीं कर रहे, ना ही सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह अगर आकाश में अपनी 12 साल की यात्रा में 8 साल अतिचारी रहेगा तो इस दुनिया में क्या होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ा ये सौर मंडल कैसे प्रारंभ हुआ था उसकी हम बात करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। जब सूर्य अस्तित्व में आया तो सूर्य का ताप तो हम जानते हैं, इतना तप रहा है। उसके प्रभाव से पृथ्वी पैदा हुई, लेकिन ये पृथ्वी भी सूर्य की तरह लाल थी, तप रही थी, और यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। जल नहीं था, वायु नहीं थी, और जीवन का कोई स्रोत नहीं था। और पृथ्वी एकदम फ्लैट थी, यानी अपनी धुरी पर घूम भी नहीं रही थी। तभी एक उल्कापिंड, ये एस्टेरॉयड, आकाश से बड़े वेग के साथ, काफ़ी बड़ा था, वो पृथ्वी पे गिरा। तो जब पृथ्वी पे गिरा तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा, बड़ा वाला टुकड़ा, बड़े वेग के साथ आकाश की ओर उड़ गया, और वो जाके सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण है, उसमें आ गया और उसके सूर्य के चक्कर लगाने लगा, जिसे हमने बाद में मंगल बोला। और मंगल को इसीलिए शास्त्र भूमिपुत्र बोलते हैं। पृथ्वी का एक और टुकड़ा जो आकार और भार में मंगल से बहुत छोटा था, वो भी आकाश में उड़ा और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, जिसे बाद में पृथ्वी का सैटेलाइट जाना, और आज हम उसे चंद्रमा कहते हैं। जब ये दोनों घटनाएं हुई तो उसके बाद और बहुत सारे चमत्कार हुए उस समय। तो पृथ्वी 23.45 डिग्री पर घूम गई। जैसे ही घूम गई तो उसके घूमने से पृथ्वी की 2 गतियाँ इस्टेब्लिश हुई। एक तो पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होने लगे, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, और पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगाने लगे। तो चंद्रमा के पृथ्वी पर चक्कर लगाने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हुए। पृथ्वी के घूमने से संवत्सर और ऋतुओं का प्रारंभ का संकेत मिला। सूर्य में हजारों प्रकार के फर्नेसेस, गैसेस और मिनरल्स, पता नहीं क्या क्या जलते रहते हैं, और उनसे उनका ताप रहता ही है। और मंगल भी ज्योतिष के हिसाब से गर्म ग्रह है। जब वो सूर्य के ऑर्बिट में आया, सूर्य से मिला, तो इन दोनों के प्रभाव से आकाश का, अंतरिक्ष का और पृथ्वी का ताप पुनः बढ़ने लगा। तो यहाँ पृथ्वी पर एक जीवन की संभावना शुरू हुई थी, उसका भी अंत हो गया और पूरा माहौल पुनः ज्वलनशील हो गया। ऐसी अवस्था में देवताओं ने ब्रह्मा से
प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे तो जीवन शुरू होगा नहीं पृथ्वी पर, अगर इसको शुरू करना है तो आपको कोई उपाय करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने प्रभाव से एक बहुत ही बड़ा पर्वत के समान अत्यधिक विस्तृत बृहत ग्रह पैदा किया, और उसके पैदा होते ही अंतरिक्ष में बड़े बवंडर होने लगे, हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगे, बरसात होने लगी और कंपन होने लगा। हवाएं, एक अलग सा माहौल, सुनामी टाइप का माहौल, एक कंपायमान माहौल होने लगा और अजीब सा माहौल हो गया और किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उधर सूर्य और मंगल के कारण पूरे वायुमंडल का, पृथ्वी का, अंतरिक्ष का ताप बढ़ा हुआ था, तो उसके प्रभाव से वो ताप तो कंट्रोल में आना शुरू हुआ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत समय लगा और पृथ्वी जो तप रही थी वो भी थोड़ी शीतल और ठंडक होने लगी। तो जीवन की शुरुआत वहाँ से प्रारंभ हुई और इस ग्रह को हमने बाद में शास्त्रों ने बृहस्पति बोला, बृहत धनपति, यानी ये सौर मंडल की ग्रहों में सबसे अधिक विस्तृत और भारी ग्रह है। और यह सूर्य से जितनी ऊर्जा या शक्ति लेता है, जितना ताप देता है, शक्ति बोलना चाहिए, एनर्जी बोलना, उससे डबल इसको दे देता है। अभी कुछ समय पूर्व रशिया के वैज्ञानिकों ने खोज की थी। उन्होंने यह खोज निकाली कई वर्षों के अध्ययन के बाद कि जब भी बृहस्पति सूर्य के पास होता है तो यह सूर्य से जितनी ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है, उससे डबल उसको लौटाता है, यानी पृथ्वी को लौटाता है। उसके प्रभाव से उन वर्षों में पृथ्वी पे तूफान नहीं आते, बेढब बरसात नहीं होती, पृथ्वी पे बहुत सारी हलचल नहीं होती, जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता, सुनामी नहीं आती, साइक्लोन्स नहीं आते, हरिकेन्स नहीं आते और युद्ध भी नहीं होते। तो बहुत नॉर्मल सा एनवायरनमेंट रहता है। तो साइंस आज बोलती है तो उसके प्रभाव से, इसलिए बृहस्पति को हम गुरु बोलते हैं। बृहस्पति ना केवल देवताओं का गुरु है बल्कि ये तो विश्व गुरु है। और गुरु कुंडली में हम तो कहते ही हैं कि अगर गुरु कुंडली में अच्छा हो तो सारी संकट आदमी के दूर हो जाते हैं। और एक श्लोक भी है, अगर केंद्र में, किसी की कुंडली के केंद्र में बृहस्पति हो तो हम कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में बृहस्पति है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो बृहस्पति के प्रभाव से यहाँ पर जीवन की यात्रा शुरू हुई। बृहस्पति अगले 8 वर्षों में, यानी 2025 से लेकर 2033 तक अतिचारी रहेगा। जब हम अतिचारी बोलते हैं तो उसका मतलब समझने का है, बृहस्पति एक राशि में जब आता है, जैसे आजकल मेष में है, उसके बाद में वृष में जाएगा, तो ये पूरे वर्ष यानी अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024 तक ये मेष में रहेगा, यहीं पर वक्री होगा, डायरेक्ट होगा। ऐसा ही ये वृष राशि में करेगा साल भर के लिए। यह बृहस्पति का नॉर्मल मूवमेंट है, या इस तरह से बृहस्पति आकाश में विचरण करता है। लेकिन अगले 8 वर्षों में 2025 से लेकर 2033 तक, यानी जब बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा तब ये अतिचारी हो जाएगा और यह व्यवस्था आकाश में 2033 तक बनी रहेगी, जब तक कि बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं आ जाता। इसका एक तात्पर्य यह भी हुआ, जब हम अतिचारी बोलते हैं या इंग्लिश में बोलें तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, बृहस्पति एक राशि में आया, वहाँ पर वो 3 महीने से 5 महीने तक रहता है। और उस दौरान में जैसे मान लो मिथुन में आएगा तो वहाँ पर 3 से 5-6 महीने में रहेगा, और वहाँ रहने के बाद में वो 5-6 महीने में 30 डिग्री कंप्लीट करेगा, 1 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक कंप्लीट करेगा, और फिर वो बड़े वेग के साथ कर्क राशि में एंटर कर जाएगा। कर्क में जब एंटर कर जाएगा तो वहाँ पर अगले
कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहेगा। उसके बाद में कर्क राशि से फिर वो बैकवर्ड होगा, रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा और पुनः मिथुन में आएगा। अब जो मिथुन में आएगा तो मिथुन में एंटर करेगा 30 डिग्री पे, तो वो वहाँ पर 20 और 25 डिग्री के तक ही रहेगा, यानी वो 1 डिग्री तक नहीं आएगा। 1 से गया 30 में तो एकदम भाग गया, तो इसका मतलब उसने जो पहली 20-25 डिग्री हैं वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में तय की, और उसके बाद में अगले घर को उसने इम्पेक्ट किया, फिर वापस आया। तो यह व्यवस्था 2033 तक चलेगी और पिछले 1000 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, और जब भी ऐसा कभी होता है तो यह बहुत असाधारण घटना है। और जब भी कोई आकाश में असाधारण घटना हो, वो भी ख़ास तौर से बृहस्पति को लेकर, जो सबसे बड़ा ग्रह है, तो विश्व में बड़ी भारी हलचल होना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि बृहस्पति वहाँ इतने अव्यवस्था फैलाए या उसके मूवमेंट इतने फास्ट फॉरवर्ड हों और दुनिया एकदम शांत बैठी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मानना है कि आने वाले 8 वर्षों में इस विश्व में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, और कौन कौन से क्षेत्रों में होंगे इसकी हम आगे बात करेंगे। इससे पहले यहाँ यह बता देना भी बहुत आवश्यक है, 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति अतिचारी था 4 राशियों में। उस दौरान में हमने देखा कोरोना हुआ, दुनिया में क्या दुर्गति हुई। इस दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आहत ना हुआ हो, जहाँ इफ़ेक्ट ना हुआ हो। लोगों की जॉब में परिवर्तन आ गया, हमारी सोच में परिवर्तन आ गया, हमारे रिश्तों में परिवर्तन आ गया। जब कोई मर जाता था तो हम वहाँ जाते ही नहीं थे, बाकी तो चौथा और 13वीं जाना तो बहुत दूर की बात है, मरघट तक नहीं जाते थे, ना ही कोई जाने की व्यवस्था थी। ऐसा बुरा समय पूरी दुनिया ने देखा है, और पूरा आमूलचूल परिवर्तन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में और जॉब के क्षेत्र में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो अफेक्टेड ना हुआ। उन 4 सालों में दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। अब ये अगले 8 वर्षों में होगा, तो ये क्या करेगा, यह एक बड़ा चिंता का विषय है और चिंतन का विषय भी है। तो यहाँ पर हम अपना चिंतन प्रकट करेंगे कि क्या हो सकता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो 2020 में जब कोरोना का प्रकोप हुआ था, तो हमारा चैनल है अजय भांबी चैनल, जिसको आप देखते रहते हैं, उसमें हमने यह भविष्यवाणी की थी कि ये जो कोरोना का प्रकोप है, इसकी 3 लहरें आएंगी। उसके बाद अप्रैल 2022 से ये समाप्त होगा, यह देखा भी जा सकता है। महाभारत के युद्ध के समय भी बहुत सारी घटनाएं घटी थी। उस समय लोग आकाश देखते थे। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको उसका प्रमाण मिलता है। तो उस समय हमारा जो मिल्की वे है, आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारा सूर्य है, इसमें हम रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आकाश गंगा में इस तरह के, या मिल्की वे में हज़ारों सूर्य हैं, उसमें से एक हमारा सूर्य है। तो मिल्की वे जो है बहुत बड़ा है, आकाश गंगा जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ विद्वानों ने, जो लोग आकाश का अध्ययन करते थे, उन्होंने महसूस किया कि रात्रि में एक और प्रकाश दिखता है। तो उनको लगा कि ये कोई दूसरा नक्षत्र है, और ये अगर आ गया पृथ्वी के पास, क्योंकि आकाश में जब आप रात में देखेंगे तो आपको अपना ही नक्षत्र ही दिखते हैं, इतना बड़ा मिल्की वे तो दिखता नहीं। तो ये अगर इसके से टकरा गया तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने उस नक्षत्र को पहली बार देखा आज से 5000 साल पहले। उसको आज के साइंटिस्ट एस्ट्रोमेडा बोलते हैं, और यह एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी से बड़ी है। रात्रि में तो नहीं दिखेगी, उतनी छोटी सी दिखती थी, आजकल भी आप देखी जा सकती है। रात्रि में अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोमेडा, जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा अध्ययन किया हुआ है, तो ये हमारी मिल्की वे से अधिक है।
अब हम आगे आते हैं। उस समय इसके टकराने की स्थिति थी, टकराई तो नहीं, ये आई। एक और घटना घटी हुई थी कि उस समय बृहस्पति जो था अगले 6 साल तक, लगातार 6 साल तक वक्री था। आप इसका अर्थ सीधा समझ ही गए होंगे, जब वो अतिचारी है तो बहुत तेज़ी से जा रहा है, जब वक्री है तो उस घर में निकल नहीं रहा। तो जब बृहस्पति की चाल में फ़र्क आएगा तो धर्म की हानि होगी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वहाँ पर इसलिए भगवान को भी आना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा हुआ है और यह घटना और तेज़ी से बढ़ रही है। और इस बृहस्पति के दिनों में जब बृहस्पति अतिचारी होगा तो हमारा पक्का मानना है कि पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। और कुछ साइंटिस्ट तो इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि 2033 तक पृथ्वी का टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ना चाहिए। साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं तो हम उनसे एग्री करते हैं कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और जब भी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको पृथ्वी को उस टेम्परेचर में रखने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी या अलग से ठंडक प्रदान करनी पड़ेगी, एसी बनाने पड़ेंगे या कुछ और तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। जो भी आप करेंगे उसमें खर्चा होगा। तो इसका मतलब जो भी प्रोड्यूस पृथ्वी से होंगे, जो भी हमको फल पौधे सब्जियां अनाज आदि जो हमको पृथ्वी से मिलता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी महंगाई बढ़ने का एक कारण विश्व का टेम्परेचर भी होगा। यह भी एक समस्या है जो हमको आगे आके झेलनी पड़ेगी। कुछ एरियाज़ हैं जिनकी हम बात करना चाहते हैं। इन एरियाज़ पर अतिचारी बृहस्पति का या फास्ट फॉरवर्ड मोड बृहस्पति का असर होगा। तो पहला हमारा एरिया है रेडिकल चेंजेस इन वेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी मैंने बोला कि बृहस्पति 8 वर्षों के लिए 2025 से लेकर 2033 तक मिथुन राशि से लेकर कुंभ राशि तक जब ये अतिचारी होगा तो वहाँ पर पूरी दुनिया के जलवायु में बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि आजकल बरसात कब हो जाती है, कब साइक्लोन आ जाता है, हमको कोई आइडिया नहीं रहता। तो आकाश में हलचल ऑलरेडी हो रही होगी, आने वाले वर्षों में और दिखेगा। और हमको ऐसा लगता है कि अगले 50 वर्षों में पृथ्वी का जो जलवायु है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कब बरसात हो जाए डराने वाली, इसका कोई आइडिया नहीं। जंगल में भयानक आग लग जाए, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाए, साइक्लोन हो जाए, हरिकेन, सुनामी। तो इस तरह की स्थितियों से हमें निपटना पड़ेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले महीनों में, वर्षों में जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरी नेचर की जो अव्यवस्था है वो हमको बड़े भीभत्स रूप में देखने को मिलेगी। और इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। और जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स पे असर आएगा, आम आदमी की जेब पर भी इसका असर होगा। तो जलवायु सिर्फ जलवायु के लिए ख़राब नहीं है, वो आपकी व्यवस्था भी ख़राब कर देता है, रहन सहन की व्यवस्था ख़राब कर देता है। तो पहला इसका असर ये होगा, शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बृहस्पति का जो संबंध है व्यापक रूप से धन पर है। जब हम धन की बात करते हैं तो मेरा आपका धन नहीं, राज्य का धन, देश का धन, देशों का धन, तो हम उसकी बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो पिछले 100 सालों से अमेरिका का जो डॉलर है सबसे पावरफुल है और उसका पूरा वर्चस्व है। और अमेरिका ने पूरे सब देशों को लोन दे रखा है, भारत को भी दे रखा है। ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने अमेरिका से लोन न लिया हो और लोन दे रखा है। और उनकी फिर नब्ज़ भी दबाता रहता है समय समय पर, उनसे लाभ लेता रहता है। तो आने वाले 8 वर्षों में, ख़ास तौर से 2025 से 33 के बीच में, हम देखेंगे कि जो डॉलर का इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है
और बहुत सारी करेंसीज आ रही हैं और यहाँ से अमेरिका का पतन तो बिल्कुल नहीं होगा इन 8 वर्षों में, लेकिन अमेरिका की कॉफिन में कील जरूर ठोकी जाएगी इन वर्षों में और हमको लगेगा कि जो शिफ्ट ऑफ पावर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है, उसमें भारत भी एक भूमिका निभाएगा। मेजर चेंजेस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। जब मैं पढ़ता था और इकोनॉमिक्स में एमए कर रहा था तो हम पढ़ते थे कि मुद्रा या धन वो धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है, लेकिन अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉरपोरेट एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ दुनिया के देश चक्कर लगाते हैं। तो कॉरपोरेट जो हैं, शुरुआत तो ये अमेरिका से हुई थी, वेस्ट से हुई थी, लेकिन आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कॉरपोरेट ने देशों को या देशों की सरकार को ना चलाते हों या उसको इन्फ्लुएंस ना करते हों। हमारे यहाँ पर भी हम अडानी अंबानी का किस्सा सुनते रहते हैं। तो ये कॉरपोरेट ने एक अपना जो रोल किया है, ये बड़ा भारी रोल हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि कॉरपोरेट ख़राब होते हैं, लेकिन अगर देश की जो सरकार है वो अगर कुछ करती है जनता के लिए, उसका जो हित होगा, उसका हित मात्र इतना हो सकता है कि दोबारा से सत्ता में आ जाए। लेकिन कॉरपोरेट का हित ये नहीं हो सकता कि सत्ता में आ जाए, उसका हित ये हो सकता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे। तो उसके इंटरेस्ट में भी कमी देखने को मिलेगी। आने वाले 8 वर्षों में देश की सरकारें, देश के लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि कॉरपोरेट को कितनी सीमा दी जाए और कहाँ तक उनके प्रभाव को रखा जाए और कितना उनके पर काटे जाएं। इस पर विचार होगा अगले 8 वर्षों। अगला हमारा पॉइंट है म्यूटेशन इन इकोलॉजी सिस्टम। बृहस्पति जब इतने लंबे समय तक अगर अतिचारी रहेगा तो इसका असर पृथ्वी पर, ज़मीन पर, जंगलों पर, पहाड़ों पर, समुद्र में और रेगिस्तान में बहुत गहरे में पड़ेगा। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी से हमारा मतलब होता है वहाँ पेड़ पौधे हैं या नहीं है, वनस्पति है, उसमें उसकी जो प्रजाति है, उसका जो पूरा ऑर्गेनिज़म है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। वैसे भी हम देखते हैं कि जो शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे इकोलॉजिकली बड़े अंतर आए और जो ज़मीन उपजाऊ थी उस ज़मीन पर शहर बस गए या इंडस्ट्री हो गई। तो ये तो एक अलग स्थितियाँ थी। तो उससे हमारी ज़मीन का और इकोलॉजी का बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर फंगस लग गया है, फंगस और भी कई तरह के और केमिकल्स जो इधर उधर से आ जाते हैं, उससे भी हमारे इकोलॉजी में बड़ा अंतर हुआ है। एक फंजाई होती है, फंजाई वो होती है जो पेड़ पौधों की जड़ों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। ये नेचर को देती है, प्रकृति ही देती है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें लगता है 8 वर्षों में और जहाँ नुकसान होगा सो होगा, लेकिन पृथ्वी के इकोलॉजी जो है सिस्टम में काफ़ी सुधार आएगा और पृथ्वी पहले से ज़्यादा उपजाऊ होगी और शायद इस क्षेत्र में लोगों के चिंतन में फ़र्क आएगा। लोग सोचना शुरू करेंगे कि ये भी एक एरिया है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोरोना के दिनों में हमने देखा था, जो कोरोना हो गया था तब हमको दिल्ली में जो लोग रहते थे उन्हें हिमालय देखना शुरू हो गया था और सब रोड साफ़ हो गए थे। ना वायुयान था, ना ट्रेन थी, ना रोड पे कुछ था, ना ही समुद्र में कुछ था। तो बहुत शांति का माहौल था और ऐसा लगा था कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर और खूबसूरत है। तो ऐसा तो मैं नहीं समझता, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस पृथ्वी के भीतरी भाग में आएंगे जो इस पृथ्वी को रिजुविनेट करेंगे। तो इस तरह का अंतर हमको इन 8 और 10 वर्षों में देखने को मिलेगा। और ये हमारी भविष्यवाणी भी है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है कि इकोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा भारी सुखद परिवर्तन होगा और जो पृथ्वी को और एनर्जी प्रदान करेगा। और दूसरा हमारा पॉइंट है स्पेस इज़ ए न्यू फील्ड ऑफ डोमिनेशन। जब स्पेस की बात करते हैं, जैसे आज हम भारत में हैं, भारत के लोग हैं,
तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर के ऊपर हम कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। चाइना कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए सारे लोग सैटेलाइट भेजते हैं, अपने स्पेस स्टेशन भेजते हैं और अपने रॉकेट्स भेजते रहते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगले 8-10 वर्षों में बृहस्पति के इस दौरान में इस फील्ड में भी लोगों का डोमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। ये फील्ड आज की डेट में अछूता है। आज की डेट में भारत चाहे कहीं भी जा सकता है, चाइना चाहे जो भी देश सक्षम है ऊपर जाने में वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी लोग अपनी सीमाएं खींचना शुरू कर देंगे कि आप अपने भारत में हैं तो भारत के एरिया में रहिए, हमारे पाकिस्तान के एरिया में नहीं आइए। हम भी बोलेंगे कि चाइना आप इधर मत आइए। इस तरह का भी एक नया एरिया है। इन 8 वर्षों में तो शुरू नहीं होगा, लेकिन इस पे बड़ा भारी डिबेट होने वाला है। ये एक नया फील्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात हम और भी देखेंगे कि इस क्षेत्र में हो सकता है चाइना पहले से ही कुछ अपना उद्यम करना शुरू कर दे। अभी हम देख रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने वहाँ बड़े बड़े रॉकेट टाइप बना के जो पृथ्वी में जाते हैं, बड़े भारी रॉकेट्स हैं जो पृथ्वी में जाते हैं, वहाँ पर उसने 10 किलोमीटर खोज दिया है। वो रॉकेट पहाड़ से सीधा 10 किलोमीटर पृथ्वी में जा रहा है। वो पृथ्वी की गहराइयाँ नापने में लगा हुआ है। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं जो अभी तक इस दुनिया में खोजी नहीं गई। तो चाइना ऑलरेडी अपनी क्षमता इस क्षेत्र में दिखा रहा है। तो अगर वो स्पेस में दिखाना शुरू कर दे तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। अगला हमारा जो विषय है उसकी हम बात करते हैं। न्यू माइक्रो वायरसेस विल क्रिएट हैवक एंड साइंस विल फाइट विद न्यू मेडिसिन्स। एक दार्शनिक का मत है कि जो प्रकृति है, प्रकृति सिर्फ सृजन में इंटरेस्ट लेती। जैसे उसने मुझे पैदा किया मान लीजिए, तो उसके बाद प्रकृति मुझे मारने का बंदोबस्त करेगी और एक दिन वो सफल भी हो जाएगी और एक दिन वो मानवता को ही मार देती है, ऐसा उसका मत है। तो प्रकृति सिर्फ सृजन करती है, जो उसने पैदा किया है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उससे कुछ नयापन करना चाहती है। अगर इंडिविजुअल को जीना है या पेड़ पौधे को जीना है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए डार्विन ने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है वो जीत जाएगा, जो नहीं है वो नहीं जीतेगा। ये भी एक अलग बात है कि प्रकृति ने इतनी और जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, इतने और साधन दिए हुए हैं, साधन संपन्न किया हुआ है, जिनके प्रयोग से मानवता जिंदा है और ज़िंदा रहेगी। लेकिन प्रकृति का ये जो उसका मत है दार्शनिक का कि प्रकृति आपको मारने के चक्कर में उसको क्रिएट करना और मारना, ये उसका मेन काम है। सर्वाइवल आपका काम है। 2018 और 22 के बीच जब कोरोना हुआ था तब हमने देखा था कि उस समय बहुत सारी बीमारियां आई थी और कोरोना तो था ही, लेकिन कोरोना की दवा खोज ली गई थी। बहुत सारी फार्मेसी आ गई थी, भारत ने भी खोज ली थी और लोगों ने भी खोज ली थी। जबकि ब्लड प्रेशर की दवा या शुगर की दवा या एड्स जो आई थी 80s में, उसकी दवा अभी तक इस दुनिया ने नहीं खोजी गई, लेकिन उसकी दवा कोरोना की खोज ली गई थी और कोरोना को नेस्तनाबूद भी कर दिया गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि इतने 8 सालों में, जो 2025 से 33 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर न्यू वायरसेस आएंगे। लेकिन उन वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी फार्मेसीज़ लाइनअप होंगी और वो अपने प्रयोग से नई दवाइयाँ लाएंगी, नए तरीके लाएंगी, जिससे इस वायरस को कंट्रोल भी किया जा सकेगा। तो यह भी एक सुखद स्थिति है, क्योंकि हम दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है सडन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस विल टेक प्लेस द सेंट्रल स्टेज। बृहस्पति मूलतः धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रह, मैं इसे आध्यात्मिक ग्रह मानता हूँ, ये आध्यात्मिक ग्रह है। और पिछली बार जब कोरोना हुआ था तो हमने नोटिस किया था कि जो लोग नास्तिक भी थे, एथीस्ट थे, वो भी कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में आने लगे थे। वो भी मानने लगे थे कि ये कार्मिक फल है
और कर्म के हिसाब से हमको फल मिलता है। तो आदमी कहीं ना कहीं उसकी आस्था में परिवर्तन हो रहा था। आजकल हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो डिजिटल वर्ल्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम बहुत तेज़ी से प्रवेश करते जा रहे हैं। यहाँ पर संबंधों में कोई गहराई और मिठास वाली बात रह नहीं गई, और जब ऐसी स्थिति है तो आदमी कहीं ना कहीं अकेला भी हो रहा है और उसे लग रहा है कि मैं अब क्या करूं। ऐसी स्थिति में एक ही आंसर है कि अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए, अगर वो आध्यात्मिक हो जाए, अगर वो स्वयं से जुड़ना शुरू करे, तो फिर वो आकाश से, ब्रह्मांड से शुरू हो जाता है। जब ऐसा हर आदमी करेगा तो फिर वहाँ पर कंपैशन, करुणा और एक दूसरे के प्रति एक आत्मिक जो कनेक्टिविटी है वो हमको देखने को मिलेगी। तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ा भारी डेवलपमेंट होगा और लोग कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, लोग वर्तमान की बात करेंगे और लोग एक दूसरे से जुड़ने की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो काइंडनेस और कंपैशन जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है वो दोबारा से आना शुरू होगी और कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में, चैतन्यता के क्षेत्र में, बौद्धता के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो हमने इस युग में अभी तक देखा नहीं। जब भी कोई परिवर्तन होता है, ख़ासतौर से बृहस्पति को लेकर होगा, तो वहाँ पर नेगेटिविटी तो होगी। समुद्र मंथन में भी नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके रिज़ल्ट पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट होंगे। तो यह भी एक नोट करने वाली बात है। लेकिन प्रोसेस इज़ ए प्रोसेस। जब समुद्र का मंथन होता है, चर्निंग होता है, तो वहाँ पर गरल भी निकलता है और उसका भी पान करना पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है, थ्योरी ऑफ कर्मा विल रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ एंड पीपल्स बिलीफ विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली। बृहस्पति का अर्थ होता है बृहद धनपति, जो आकाश का या सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो फिर वो उसके परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। और बृहस्पति का एक और भी संबंध है कि हम कहीं ना कहीं कर्मों से बंधे हुए हैं। हमारा जो प्रोसेस है कर्मों का प्रोसेस है, और कार्मिक प्रोसेस से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम जो करके आते हैं, जो पूर्व जन्म में हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका हमें इस जन्म में फल मिलता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे रिश्ते हम नहीं क्रिएट करते, माँ बाप नहीं क्रिएट करते, भाई बहन नहीं क्रिएट करते, बेटा बेटी नहीं क्रिएट करते, पति पत्नी के मामले में बड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन अंत में हमको मालूम पड़ता है कि वही सब होता है। तो कार्मिक प्रोसेस है, उसे हम माने या ना माने, लेकिन उसमें इजाफा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों के मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी होगी। वैसे भी अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वेस, जिन्होंने मनोविज्ञान पे बहुत काम किया है और ख़ास तौर से कार्मिक प्रोसेस बहुत काम किया है, और वो अपने पेशेंट्स को रिग्रेशन के द्वारा पिछले जन्मों में ले जाते हैं। बल्कि वो तो टेलीविज़न पे लाखों लोगों को ले जाते हैं जो अपने पिछले जन्मों में जाते हैं। वहाँ उनको समझ में आता है कि कौन से बंधन थे, कौन से कर्म थे, जो कर्म उनके इस जन्म में आड़े आ रहे हैं। इस कारण से वो चाह कर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो उस पर बहुत सारा उन्होंने काम किया है। वो प्रोग्रेशन में भी ले जाते हैं, अगले जन्म में भी ले जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है, इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। तो यहाँ पर ज्योतिष का भी बड़ा भारी रोल होगा और कार्मिक थ्योरी पुनः रीइस्टेब्लिश होगी। लोगों के मानने वालों की जो तादाद है उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। और जब ये आने वाले वर्षों में इस विषय पर, कार्मिक विषय पर, टीवी में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में बहुत डिबेट होगा, बहुत बातचीत होगी। इस पर फिल्में भी बनेंगी और टेलीविज़न में शो भी होंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा सेलेबल भी होने वाला है। अगला हमारा पॉइंट है पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन एंड जॉब। जब हम कोरोना के क्षेत्र के टाइम में आए थे, तो हम देखा था कि वहाँ पर भी एजुकेशन और जॉब में बड़ा परिवर्तन हुआ था। शिक्षा सारी घर से होने लगी थी। अब ये 8 वर्षों तक अतिचारी होगा, तो शिक्षा और इसके क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में बड़े भारी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे।
वो जो परिवर्तन हुए थे कोरोना काल में वो तो टेम्परेरी थे, अब ये परमानेंट टाइप के होंगे। और ऐसा कहते भी हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से आदमी अपने को ढाल देता है। तो यह एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हमको एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और हमारी एजुकेशन का जो क्षेत्र होगा वो स्पेस होगा। इस बार हम स्पेस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लैनेट्स पर, नक्षत्रों पर जाने की बात कर रहे हैं। और यह शताब्दी एक नए तरह की शताब्दी है, बड़े परिवर्तन की शताब्दी है। और उसमें इत्तेफाक से बृहस्पति अपने इस चाल के दौरान मेष से मीन के दौरान यानी 2023 से लेकर 2035 तक में 8 वर्ष अतिचारी है। इसके बाद अगेन ये 2035 से लेकर अगले 12 साल में जो दोबारा अतिचारी होगा, दोबारा अपना सफ़र तय करेगा मेष से मीन तक का, 2035 से लेकर 2049 के आसपास तक का। उस दौरान में बृहस्पति फिर 8 साल के लिए अतिचारी होगा। तो इस 24 साल के दौरान में 16 वर्ष अतिचारी होगा। मैंने अभी सिर्फ 8 वर्ष के अतिचारी की बात की है, अगली बात बाद में करूँगा। यह एक हम नए युग में जा रहे हैं और नए युग में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और अगले 10 साल के बाद हम एक नई दुनिया में होंगे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने ये विषय इसलिए उठाया कि मैं ज्योतिषी हूँ और मुझे युग दृष्टा होना चाहिए। युग में क्या हो रहा है, जिस युग में हम रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हमारे ऋषियों ने तो हज़ारों सालों की बात कर दी, मैं कम से कम इस सेंचुरी की बात तो करूं। इसलिए इस विषय पर मैं लगातार बोलता रहूंगा। मैं पहले भी बोलता रहा हूं और आपका जो सहयोग मुझे मिलता है उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।